Good evening, dear students. Today, let us discuss about phasor and phasor diagram. इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे फेजर क्या है और फेजर डायग्राम क्या है, लीडिंग फेजर, लैगिंग फेजर ये क्या होता है, और फेजर डायग्राम एग्जाम्पल सहित हम ड्रा भी करेंगे. वी विल ड्रा फेजर डायग्राम आल्सो. First, let us try to understand what is phasor. Then we will discuss what is phasor diagram, and we will try to draw phasor diagram for leading, lagging phasors. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फेजर क्या है. प्रत्यावर्ती राशि को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका आपको मालूम है, जैसे कि ये होता है v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. दिस इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट. अगर ये करंट होता तो हम क्या लिखते, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती करंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. दिस इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट. दूसरा मेथड होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है वेव डायग्राम. सी दिस डायग्राम, इसी को वेव डायग्राम भी बोलते हैं. एक एक्सिस पे लेते हैं ओमेगा टी, दूसरे एक्सिस पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज का या करंट का, एंड वी ड्रा कर्व फॉर दिस साइनोसाइडल वोल्टेज और करंट. दिस इज कॉल्ड वेव डायग्राम. दिस इज v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई. दिस इज साइनोसाइडल वोल्टेज और करंट. इसको कहते हैं वेव डायग्राम, इसको कहते हैं इक्वेशन. ये रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो गए, ये आपको मालूम है. इन दोनों तरीक़ों में एक ड्रॉबैक है, दोष है, वो ये है कि सपोज़ वी वांट टू ऐड, जोड़ना हो या हमको घटाना हो. इफ़ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट, हमको घटाना हो, सपोज़ सब्ट्रैक्ट करना हो, तो इसमें बड़ा डिफ़िकल्टी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वोल्टेज ये है V1 इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, दूसरा वोल्टेज है V2 इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5. अगर कहा जाए इसमें जोड़ो दोनों को, सपोज वी हैव टू एड V1 एंड V2, देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. सिमिलरली वेव डायग्राम में भी जोड़ना और घटाना बहुत मुश्किल होता है. तो लोगों ने क्या किया कि एक तीसरा तरीका निकाला प्रत्यावर्ती वोल्टेज या करंट को रिप्रेजेंट करने का. उसको कहते हैं फेजर या फेजर डायग्राम. सो फेजर क्या है? It is a way, it is a method or technique or way to represent sinusoidal अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट. अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, ये क्या है? फेजर क्या है? इट इज़ अ वे और इट इज़ अ मेथड और टेक्निक और वे टू रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और साइनोसाइडल वोल्टेज, साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट. प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा को निरूपित करने का या रिप्रेजेंट करने की एक विधि है, ये एक तरीका है, एक मेथड है, एक वे है, एक टेक्निक है. तो ये फेजर है. ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज, साइनोसाइडल वोल्टेज या करंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फेजर की डेफिनेशन होती है, फेजर इज़ अ लाइन, फेजर इज़ अ लाइन ऑफ डेफिनिट मैग्नीट्यूड, definite magnitude. It is a line of definite magnitude rotating in anti-clockwise direction at a constant angular velocity.
ये होता है फेजर की डेफिनेशन। फेजर इज़ अ लाइन ऑफ डेफिनिट मैग्नीट्यूड। फेजर इज़ अ लाइन ऑफ डेफिनिट मैग्नीट्यूड रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट a constant angular velocity। द मैग्नीट्यूड, और जिसकी बात कर रहे हैं डेफिनिट मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड is given by maximum value of the alternating quantity being represented। फेजर क्या है? फेजर इज अ लाइन ऑफ डेफिनिट मैग्नीट्यूड रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय maximum value of the alternating quantity being represented। क्या है फेजर? फेजर एक निश्चित लंबाई की रेखा है। फेजर इज़ अ लाइन ऑफ डेफिनिट मैग्नीट्यूड का मतलब फेजर एक निश्चित लंबाई की रेखा है। रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब जो कि वामावर्त दिशा में घूमता है। एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो कि एक समान कोणीय वेग से वामावर्त दिशा में घूमता है। फेजर एक लाइन है। फेजर एक निश्चित लंबाई की रेखा है। फेजर एक निश्चित लंबाई की रेखा है जो वामावर्त दिशा में एक समान कोणीय वेग से घूमती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर इज गिवन बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बीइंग रिप्रेजेंटेड। फेजर का जो लंबाई है, लंबाई की रेखा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी लंबाई प्रत्यावर्ती राशि के महत्तम मान के बराबर होता है। जिसको कि हम फेजर के रूप में निरूपित कर रहे हैं उसके महत्तम मान के बराबर होता है। द मैग्नीट्यूड इज़ गिवन बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बीइंग रिप्रेजेंटेड। प्रत्यावर्ती राशि जिसको हम निरूपित कर रहे हैं फेजर के रूप में, उसके महत्तम मान के बराबर होता है मैग्नीट्यूड मान। तो हम इसके डेफिनीशन के अकॉर्डिंग अब आगे बढ़ते हैं। फेजर क्या है? एक लाइन है। देखिए लाइन सपोज ये है, तो इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हम बता रहे हैं। ये वोल्टेज है या करंट है। दिस इज सपोज करंट I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये करंट है। इसको फेजर के रूप में ये देखिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फेजर एक डेफिनीशन से चलते हैं। फेजर इज अ लाइन, तो लाइन है ये एक रेखा। ये एक रेखा ले लीजिए ओ पी एक लंबाई की रेखा है। ओ पी की लंबाई कितनी होगी? फेजर इज ए लाइन ऑफ डेफिनिट मैग्नीट्यूड। यहाँ तक ठीक है, क्लियर हो गया। फेजर एक निश्चित लंबाई की रेखा है। ये निश्चित लंबाई हो गई, निश्चित लंबाई ओपी की रेखा है। रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त दिशा में घूमती है। ये रेखा वामावर्त दिशा में एक समान कोणीय वेग से, मान लीजिए ओमेगा, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से ये लाइन घूमेगी। इसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष। दिस लाइन रोटेट्स विथ रिस्पेक्ट टू ओ के सापेक्ष ये लाइन घूमेगी एक समान कोणीय वेग ओमेगा से वामावर्त दिशा में एक समान कोणीय वेग से घूमेगी ये रेखा। रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है सपोज, एक स्थायी या निश्चित कोणीय वेग से इस दिशा में ये घूमेगी रेखा ओ के सापेक्ष।
The magnitude is given by maximum value of the alternating quantity being represented. Magnitude मतलब मान, OP का मान कितना होगा यहाँ लिख परिभाषा में दे रहे हैं. The magnitude मतलब OP, ये मान लंबाई, is given by maximum value of the alternating quantity being represented. उसके महत्तम मान के बराबर होगा जिस राशि को हम निरूपित कर रहे हैं. तो ये कौन सी राशि निरूपित कर रहे हैं? I = Im sin ओमेगा टी. तो इसका महत्तम मान कितना है? Im है. अगर ये वोल्टेज होता तो Vm होता महत्तम मान. तो OP की लंबाई कितनी होगी? OP की लंबाई होगी Im. कैसे पता? तो ये डेफिनीशन से, द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बीइंग रिप्रेजेंटेड. जो राशि को निरूपित कर रहे हैं उसके महत्तम मान के बराबर होता है इसकी लंबाई फेजर की. तो फेजर कौन है? OP. एक निश्चित लंबाई की रेखा है जो वामावर्त दिशा में घूमता है. ये घूमेगी वामावर्त दिशा में, और इसकी लंबाई मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू के बराबर. जो राशि को निरूपित कर रहे हैं उसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर. दिस इज O, दिस इज P. तो ये इस दिशा में घूमेगी लाइन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन घूमेगी. तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इसको. हमने बताया फेजर क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती करंट को निरूपित करने की एक तीसरी विधि है. पहली विधि क्या है? इक्वेशन. दूसरी विधि क्या है? वेव डायग्राम. ये तीसरी विधि है. दिस इज थर्ड मेथड. निरूपित करने का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या करंट को निरूपित करने का ये तीसरा मेथड है. पहला तो ये है वोल्टेज, इसमें समस्या होती है जोड़ने घटाने में. दूसरा मेथड होता है वेव डायग्राम, इसमें समस्या होती है जोड़ने घटाने में दो राशियों को. तीसरा है फेजर, ये समस्या इससे दूर हो जाएगी, अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा. विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम वी एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकम्स वेरी वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट. तो तीसरा ये मेथड है. तो हमने डेफिनीशन दे दी. ये लंबाई है OP का मान कितना होगा? प्रत्यावर्ती राशि के महत्तम मान के बराबर. अगर वोल्टेज होता तो Vm होता, करंट है इसलिए Im. तो फेजर की डेफिनीशन से हम आगे बढ़ रहे हैं. फेजर इज़ अ लाइन ऑफ डेफिनिट मैग्नीट्यूड. एक निश्चित लंबाई की रेखा है ये, रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा स्पीड से ये घूमेगा इस दिशा में, वामावर्त दिशा में. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब वामावर्त दिशा में. The magnitude is given by the maximum value of alternating quantity being represented. मान जो है इसका प्रत्यावर्ती राशि के महत्तम मान के बराबर होगा. यानी रेखा जो है या फेजर की लंबाई कितनी होगी? प्रत्यावर्ती राशि के महत्तम मान के बराबर. ये इस दिशा में घूम रहा है. तो क्या ये रेखा इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हम चेक करते हैं. लेट अस ट्राई टू फाइंड, लेट अस ट्राई टू एस्टैब्लिश, लेट अस ट्राई टू चेक whether this line OP is representing this alternating current. क्या इसी को निरूपित कर रहा है? तो देखते हैं. ये OP है, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है इस दिशा में. तो T समय बाद मान लीजिए ये आ गई OP, सेम OP है, यहाँ आ गया. यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. तो कैसे घूमेगा? घड़ी की सुई की तरह इस दिशा में ये फेजर घूमेगा, लेकिन घड़ी के सुई के विपरीत घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा. तो अलग अलग क्षण पे ये देखिए फेजर ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है. ये फेजर ऐसे जाएगा. फेजर ये P बिंदु यहाँ आएगा, P बिंदु यहाँ आएगा, P बिंदु यहाँ आएगा, यहाँ आएगा P बिंदु. सो ये P बिंदु इस तरह से अपना पाथ बना रहा है. तो एक सर्कल बनाएगा ये OP. ये एक सर्कल बना रहा है. इट इज़ फॉर्मिंग सर्कल हेयर. तो ये घूम के पुनः आ गया यहीं पे. तो मान लीजिए ये OP घूम रहा है, तो किसी समय T समय बाद यहाँ आ गया है. आफ्टर टाइम T दिस फेजर OP हैज़ रोटेटेड इन दिस डायरेक्शन. इट हैज़ शिफ्टेड θ डिग्री. थीटा एंगल घूम के ऊपर चला गया. सपोज θ डिग्री घूम के यहाँ आ गया OP. कितने समय में? स्मॉल टाइम T टाइम में, T समय में ये आ गया यहाँ पे. T समय में यहाँ पे आ गया OP. यहाँ पे था हॉरिजेंटल लाइन पे. यहाँ से ये हो गया यहाँ पे
सपोज ये है पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 1 से ये चला गया पोजीशन नंबर 2 पे, थीटा एंगल घूम गया। एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। टी समय में ये कितना एंगल घूम जाएगा? थीटा का मान कितना होगा? ओमेगा टी। तो ये फेजर घूम गया कितना एंगल? थीटा एंगल। और थीटा का मान कितना होगा? ओमेगा टी होगा। क्यों होगा ओमेगा टी? क्योंकि ये टी समय में यहाँ पहुँचा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा यहाँ से, एंगुलर मूवमेंट होगा जो यहाँ से, वो होगा थीटा और उसका मान होगा ओमेगा टी। तो यहाँ आ गया, थीटा का मान है ओमेगा टी। सो ये जो P है इसका प्रोजेक्शन डाल दीजिए यहाँ पे। ये वाई एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। इस पे जो मान आएंगे सब धनात्मक लिए जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है। यहाँ नीचे जो आएंगे ऋणात्मक लिए जाएंगे क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस है ये। इधर जो मान आएंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे ये, क्योंकि धनात्मक है, एक्स की दिशा है पॉजिटिव। इधर जो वैल्यू आएगा वो -x होगा, ऋणात्मक होगा, उसका मान निगेटिव होगा इस दिशा में। x का डायरेक्शन है -x इधर है, +x इधर है। दिस इज पॉजिटिव एक्सिस ऑफ प्लस x and this is positive axis of y, this is negative axis of y, this is negative axis of x। तो मान लीजिए OP यहाँ आ गया t समय में, एंगल कितना कवर किया? थीटा। थीटा का मान होगा ओमेगा टी। यहाँ से एक डाल दीजिए परपेंडिकुलर इस लाइन पे, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये लंब ओ एम एक लंब है, ओ एम जो है वो एम। सो ये लंब है पी एम लंब है किस पे? ये वाई एक्सिस पे लंब है दिस। तो ये जो लंब डाला गया है यहाँ से ओ एम की लंबाई निकाल लीजिए कितना होगा? ओ एम की लंबाई कैसे निकलेगी? ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, इसका मान कितना है? OP। तो इसके दो घटक में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा OM वाला, ये होगा OM का मान कितना होगा? ये होगा OP साइन थीटा। ये OP का कंपोनेंट ले लिया इस डायरेक्शन में, यहाँ OP का कंपोनेंट इधर को लेंगे, हो जाएगा OP cos थीटा इस डायरेक्शन में, और इसका घटक इधर को लेंगे तो ये वाला जो है ये जो मान होगा OM, ये होगा OP साइन थीटा। सो इसका जो दो घटक लिया गया, इसका OP का दो घटक, एक इस दिशा में घटक, एक इस दिशा में घटक। तो ये जो घटक है दिस कंपोनेंट OM, इसका मान कितना होगा? OP साइन थीटा। और हम बता चुके हैं थीटा का मान कितना है? ओमेगा टी। सो OM इक्वल टू कितना हो जाएगा? OP साइन ओमेगा टी। और OP का मान कितना है? OP का मान है IM के बराबर। तो OP का मान अगर IM के बराबर है तो यहाँ पे OP की जगह IM रख दीजिए। तो OM का मान कितना हो जाएगा? तो OM का मान हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी। IM साइन ओमेगा टी हो जाएगा बिकॉज OP इज इक्वल टू IM। OP का मान किसके बराबर है? IM के बराबर है, तो IM रख दिया। तो OM का मान कितना हो गया? OM ये है OM ये, इसका मान हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी, IM साइन ओमेगा टी। सो OM इक्वल टू कितना हो गया? IM साइन ओमेगा टी। इसको कंपेयर करिए इससे, इस इक्वेशन से। तो ये सेम, तो OM किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। सो OM क्या है? इस करंट के इंस्टेंटेनियस मान के बराबर है। OM क्या है?
ये इस करंट के तात्क्षणिक मान के बराबर है। ओ एम इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस करंट। अगर ये वोल्टेज होता, ये V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता, तो ओ एम कितना होता? ओ एम होता ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये करंट का फेजर है, इसीलिए इसका ओ एम का मान कितना है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर, करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के तात्क्षणिक मान के बराबर है। तो ये फेजर जब यहाँ था तब इसका प्रोजेक्शन डालेंगे वाई एक्सिस पे, कितना आएगा? ओ एम की लंबाई कितना आएगी तब? 0, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन यहाँ डालेंगे 0। अब थीटा का मान बढ़ाते जाइए, 1 डिग्री बढ़ाइए, 2 डिग्री बढ़ाइए और प्रोजेक्शन डालते जाइए। अब थीटा का मान और बढ़ाइए, बढ़ गया थीटा। अब प्रोजेक्शन डालिए, ओ एम का मान बढ़ गया, ये आ गया यहाँ पे ओ एम। और थीटा का मान बढ़ाइए, ये बढ़ गया थीटा। अब प्रोजेक्शन डालिए, ओ एम का मान और बढ़ गया। और थीटा का मान बढ़ाइए, अब प्रोजेक्शन डालिए, ओ एम का मान और बढ़ गया। थीटा का मान 90 डिग्री कर दीजिए। अब प्रोजेक्शन डालिए, मैक्सिमम वैल्यू देखिए मिलेगा अब यहाँ पे। तो थीटा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे रखते जाइए, बढ़ाते जाइए, प्रोजेक्शन लेते जाइए। ओ एम की लंबाई यहाँ थीटा रखिए और मान आएगा कुछ, यहाँ पे प्रोजेक्शन डालने पे वो मान का यहाँ बिंदु रख दीजिए। फिर थीटा बढ़ाइए, फिर बिंदु रखिए, फिर थीटा बढ़ाइए, उसके करस्पॉन्डिंग ओ एम का मान, फिर थीटा बढ़ाइए, इसको और रोटेट करिए, ओ एम का मान, फिर थीटा बढ़ाइए, इसके करस्पॉन्डिंग ओ एम का मान, फिर थीटा का मान 90 डिग्री या π/2 करिए, दिस इज π/2, दिस इज π/2 और 90 डिग्री। तो आप ये देख रहे हैं कि ओ एम का मान कितना है? मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। ये फेजर यहाँ आ गया है। तो ये फेजर जब यहाँ से रोटेट करके यहाँ तक जाएगा तो आप उसके डिफरेंट मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किसी भी बिंदु पर, किसी भी जगह पे फेजर जो है कितना भी एंगल घूमा है उसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। रिप्रेजेंटेशन projection of this phasor on y axis, projection of this phasor on y axis at any instant represents instantaneous value। ये तो फेजर घूमा यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसने क्या रिप्रेजेंट किया? ये रिप्रेजेंट किया ये भाग। आप फेजर और घुमाइए, आप प्रोजेक्शन डालिए, कम हो गया। और घुमाइए, अब प्रोजेक्शन डालिए, कम हो गया। और घुमाइए, प्रोजेक्शन डालिए, कम हो गया। और घुमाइए, प्रोजेक्शन डालिए, कम हो गया। 180 डिग्री पे प्रोजेक्शन डालिए, 0। तो देखिए थीटा का मान 90 से आगे बढ़ा तो ये मान कम होने लगा, और बढ़ा और कम होने लगा, और बढ़ा और कम होने लगा, और बढ़ा और कम। 180 डिग्री या पाई पे थीटा इक्वल टू पाई और 180 डिग्री, इट्स वैल्यू 0। उसके बाद थीटा और बढ़ाइए, फेजर और रोटेट करिए, यहाँ आ गया। अब प्रोजेक्शन डालिए, पहले पॉजिटिव था वाई एक्सिस तो वैल्यू धनात्मक आ रही थी। ये 90 से 180 के बीच में आपको क्या मिलेगा? एरिया ये वाला, दिस। थीटा का मान 90 से 180 डिग्री जब आप वेरी करेंगे तो फेजर इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बढ़ाइए, 180 से आगे मान बढ़ेगा माइनस में, माइनस, ये माइनस है ना एक्सिस, सो मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग इन निगेटिव डायरेक्शन। ये कब तक? यहाँ तक। यहाँ बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में। तो थीटा 180 डिग्री से 270 डिग्री तक जब जाएगा तो इसका मान बढ़ेगा, ऋण दिशा में बढ़ रहा है। देखिए ये भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है फेजर। 180 डिग्री से 270 डिग्री तक जाएगा तो ये थीटा पे ये मान, 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 थीटा इक्वल टू 270 डिग्री पे ये मान। और फेजर बढ़ाइए आगे, 270 डिग्री से आगे जाएगा तो फिर मान घटने लगेगा, घट रहा है ना, ये प्रोजेक्शन डालिए, घट रहा है वैल्यू, ये घट रहा है वैल्यू। और बढ़ाइए, घट रहा है,
ये देखिए घटते घटते यहाँ आ गया, तो ये वापस चला गया वहाँ पे जहाँ पे था। तो एक साइकिल बना, फेजर ने एक चक्कर जब लगाया तो इसने देखिए किसको रिप्रेजेंट किया, वन साइकिल ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट। अगर ये वोल्टेज होता तो ये किसको रिप्रेजेंट करता, वन साइकिल ऑफ वोल्टेज। अब फेजर ये जितना चक्कर लगाएगा इसी को रिपीट करेगा। एक चक्कर लगाया एक साइकिल, दो चक्कर लगाएगा दो साइकिल, तीन चक्कर लगाएगा तीन साइकिल। सो ये जो है ये क्या है, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को। तो वही बात हम पहले डिस्कस कर रहे थे। फेजर क्या है, इट इज़ अ मेथड, इट इज़ अ वे, इट इज़ अ टेक्निक टू रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग साइनोसाइडल करंट और वोल्टेज। तो ये फेजर अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओएम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एम साइन ओमेगा टी को। ओएम क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस करंट। अगर ये वोल्टेज होता तो ओएम क्या होता, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये फेजर हम जो कह रहे थे, एक निश्चित लंबाई की रेखा है जो वामावर्त दिशा में घूमता है तथा जिसका मान प्रत्यावर्ती राशि के महत्तम मान के बराबर होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। सो दिस फेजर इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। सो जो हम एजम्पशन मान रहे थे कि फेजर रिप्रेजेंट करता है, ये बात सही है, क्योंकि इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना हो फेजर की मदद से किसी समय, तो फेजर का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लीजिए। सो वाट एवर इज़ द लेंथ ऑफ दैट प्रोजेक्शन, दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। प्रोजेक्शन की जो लंबाई होगी वही फेजर के तात्क्षणिक मान की लंबाई होगी। अब जैसे ये देखिए, ये फेजर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है। अगर करंट होता तो ये होता आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। वोल्टेज होता तो ये होता V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू है ये। तो देखिए यहाँ पे ये मान आया, फेजर घूम गया 30 डिग्री, ये तो 30 डिग्री पे मान कितना होगा, इसको आप यहाँ पे प्रोजेक्शन डाल दीजिए वाई एक्सिस पे। ये लंबाई देखिए, ये 30 डिग्री पे मान है, ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे मान है। और घुमाइए फेजर को, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ये है। अब प्रोजेक्शन डालिए, देखिए मान बढ़ गया, ये आ गया फेजर, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 60 डिग्री पे, ये है मान। तो इसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 90 डिग्री घुमा दीजिए फेजर को, 90 डिग्री, रोटेट दिस फेजर थ्रू 90 डिग्री, इधर एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है ना इस दिशा में। 90 डिग्री पे फेजर यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये पॉइंट। और फेजर घुमाइए 120 डिग्री। मैं अब इसका प्रोजेक्शन लीजिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे, 120 डिग्री पे देखिए यहाँ आ गया, मान घट गया। 150 डिग्री घुमा दीजिए फेजर को, अब प्रोजेक्शन डालिए, मान और घट गया 150 डिग्री पे, ये पॉइंट पे आ गया। 180 डिग्री पे फेजर और घुमा दीजिए इस दिशा में, 180 डिग्री पे यहाँ आ गया। 210 डिग्री पे और घुमाइए फेजर, अब प्रोजेक्शन डालिए, ये माइनस में आ गया, 210 डिग्री पे यहाँ आ गया माइनस में। ये 240 डिग्री पे ये प्रोजेक्शन डालिए, या ये लाइन आ रही है ना, ये दिस लाइन, दिस यहाँ आ गया 240 डिग्री पे, ये मान आया, निगेटिव में बढ़ रहा है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। 270 डिग्री पे देखिए मैक्सिमम, यहाँ आ गया निगेटिव में मैक्सिमम। अगर ये वोल्टेज होता तो होता माइनस बी एम, करंट होता तो होता माइनस आई एम, यहाँ वोल्टेज होता तो होता प्लस बी एम, करंट होता तो होता प्लस आई एम। ये प्लस ए एम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम वैल्यू। ये 270 पे यहाँ आ गया। और फेजर घूमा 300 डिग्री, तो ये यहाँ आ गया, ये 300 डिग्री पे देखिए, ये 330 डिग्री घूम गया फेजर, यहाँ आ गया। अब देखिए प्रोजेक्शन, यहाँ मान घट रहा है, मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। फिर फेजर घूम के यहाँ आ गया और यहाँ पे यहाँ आ गया। तो फेजर ने जब एक चक्कर लगाया तो किसको रिप्रेजेंट किया, इस प्रत्यावर्ती साइकिल के एक साइकिल को रिप्रेजेंट किया। इट रिप्रेजेंट्स वन साइकिल। सो ये फेजर जितने बार ये राउंड लगाएगा, जितने चक्कर उतने साइकिल बनेंगे। सो दिस फेजर बेसिकली इज इंडिकेटिंग दिस, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फेजर क्या है,
ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज या करंट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक वे है। तो ये देखिए, ये एक लाइन है जो घूम रही है इस दिशा में, और ये लाइन की लंबाई कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, जिसकी बात हम कर चुके हैं। इट इज़ द लेंथ ऑफ द फेजर, इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, and it is rotating in anti-clockwise direction, and the projection of this phasor at any instant, किसी भी क्षण पे इसका y अक्ष पे प्रोजेक्शन जो होता है, किसी भी क्षण पे थीटा का मान 1 डिग्री बढ़ाइए प्रोजेक्शन लीजिए, 2 डिग्री बढ़ाइए प्रोजेक्शन लीजिए। सो वाट एवर इज द लेंथ ऑफ दिस प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की जो लंबाई है जिसको हमने ओपी कहा, ओपी दी ओपी या ओपी जो है वो फेजर की लंबाई है, ओएम हमने जिसको कहा, ओएम दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये तात्क्षणिक मान को ही रिप्रेजेंट करता है। प्रत्यावर्ती राशि का तात्क्षणिक मान कैसे मिलेगा, इससे, ओएम से। ओएम कैसे मिलेगा, किसी भी क्षण, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम ड्रा अ प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, वाई अक्ष पे एक प्रोजेक्शन डाल दीजिए और उस प्रोजेक्शन की लंबाई ले लीजिए, जो भी लंबाई होगी वही प्रत्यावर्ती राशि के तात्क्षणिक मान बी या तात्क्षणिक मान आई का मान होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। इसको हमने यहाँ पे ओएम से डिनोट किया है, ओएम इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज और करंट। तो ये फेजर क्या है, ये प्रत्यावर्ती राशि को निरूपित करने का एक तरीका है। तो ये फेजर है, एक लंबाई की रेखा है। मैक्सिमम वैल्यू जो है फेजर की वही लंबाई है, प्रत्यावर्ती राशि का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही फेजर की लंबाई है, ओपी का मान कितना है, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। अभी हम एक फेजर की बात कर रहे थे, अभी एक रेखा घूम रही थी। अब मान लीजिए वो वोल्टेज था, वोल्टेज अप्लाई किया हमने, ये मान लीजिए वोल्टेज है, दिस इज वोल्टेज, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t है। इसको आप किसी सर्किट में लगा दीजिए, मान लीजिए ये सर्किट है, प्योर रजिस्टिव सर्किट है, ये ऐसा सर्किट में लगा दीजिए इस वोल्टेज को। क्या वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, साइनोसाइडल, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, ये 0 पाई 2 पाई, ये तो ये क्या करेगा, इसमें करंट प्रवाहित करेगा, इट फ्लोस और करंट ऑन दिस सर्किट। इस करंट का समीकरण क्या होगा, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कभी। इसका समीकरण ये होगा IM साइन ओमेगा t। अब इसका वेव डायग्राम ड्रा करिए इसके साथ में, तो ये वेव डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज V, दिस इज I, वोल्टेज और करंट दोनों के तात्क्षणिक मान का ये कर्व है। तो ये ब्लू कलर का जो कर्व है, दिस कर्व इज फॉर वोल्टेज का कर्व है, देखिए ये वोल्टेज का कर्व है, ये दिस इज द कर्व फॉर वोल्टेज, VM साइन ओमेगा t इसका है कर्व है। उसके नीचे जो कर्व है रेड, दिस कर्व इज फॉर करंट, ये करंट के लिए है। इन दोनों कर्व को देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, दे आर इन सेम फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस। यहाँ फाई का मान कितना है, 0, कलांतर कितना है, 0 साथ साथ जा रहे हैं। दोनों का मान मैक्सिमम देखिए कब हुआ है, π/2 पे। दोनों का मान ऋणात्मक दिशा में मैक्सिमम कब हुआ है, 3π/2 पे। वोल्टेज हो गया है -VM, करंट हो गया है -IM। यहाँ पे वोल्टेज हो गया है +VM, करंट हो गया है +IM। सो दे आर गेटिंग 0 वैल्यू एट सेम टाइम, दे आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू एट सेम टाइम, दे आर गेटिंग मैक्सिमम इन रिवर्स डायरेक्शन एट सेम टाइम, दे आर कॉल्ड इन सेम फेज। अब अगर यहाँ इस जगह पे अगर दोनों का फेजर खींचना हो तो देखिए, दोनों का फेजर एक ही जगह खींचते हैं, तो ये क्या है, ये करंट का फेजर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी होगी, ये मान लीजिए OP1 है, ये OP1 का मान कितना होगा, हमने बताया फेजर की लंबाई कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, IM। ये करंट का फेजर हो गया, करंट OP1 ये। और वोल्टेज का फेजर कहाँ होगा, इसके सीध में, ये इसके सीधे में होगा, ये फेजर है OP2 की लंबाई कितनी होगी, ये होगी VM, मैक्सिमम मान के बराबर। इसका मैक्सिमम मान कितना है, VM है वोल्टेज का।
तो दो फेजर को एक ही लाइन पे कैसे दिखाते हैं एक ही साथ में, दोनों की फ्रिक्वेंसी देखिए, इसकी फ्रिक्वेंसी एफ है, इसकी भी फ्रिक्वेंसी एफ है। तो ये देखिए OP1 क्या है, ये करंट का फेजर है, OP2 क्या है, ये वोल्टेज का फेजर है। दोनों को एक सीध में दिखाया गया है, सीध में। अब इस समय अगर इनके मान लीजिए, इनका प्रोजेक्शन लीजिए वाई एक्सिस पे, तो इस समय इनका प्रोजेक्शन कितना आएगा, दोनों का इस समय प्रोजेक्शन आएगा 0। इस समय दोनों का प्रोजेक्शन 0 आएगा क्योंकि दोनों रेफरेंस पे हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए ये थीटा डिग्री घूम गया, OP1 यहाँ आ गया और OP2 यहाँ आ गया, दोनों के घूमने की स्पीड यहाँ है ओमेगा सेम। तो OP1 यहाँ आ गया 90 डिग्री घूम गया और OP2 यहाँ आ गया, वो भी 90 डिग्री घूम गया। अब प्रोजेक्शन लीजिए, थीटा इक्वल टू 0 पे मान कितना आया था दोनों का, OP1 इक्वल टू 0, OP2 इक्वल टू 0, ये आया था। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे देखिए कितना आता है, OP1 का मान कितना आएगा, मैक्सिमम, दिस इज OP1, ये करंट का फेजर है, इसका मान मैक्सिमम कितना होगा, IM, यहाँ आ गया। OP2 का मान कितना होगा, इसका मान भी मैक्सिमम, इसका मान होगा VM, दिस इज VM। ये दोनों के घूमने की स्पीड सेम है, इसलिए देखिए अब 180 डिग्री घूम गया, मान लीजिए OP1 यहाँ आ गया। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर OP1 का मान कितना होगा, 0, दिस इज OP1। OP2 कहाँ होगा, इसके सीध में होगा, इसका मान कितना होगा, OP2, ये भी 0। थीटा इक्वल टू घुमा दीजिए और 270 डिग्री, OP1 यहाँ आ गया, OP2 यहाँ आ गया सीध में। अब मान निकालिए, थीटा इक्वल टू 270 डिग्री पर OP1 इक्वल टू -IM, ये -IM है ना, निगेटिव में मैक्सिमम, एंड OP2 इक्वल टू -VM, मैक्सिमम ऋणात्मक दिशा में। ये सेम फेज में है इसलिए साथ साथ जा रहे हैं, 0 साथ हुए, 90 डिग्री पे मैक्सिमम साथ हुए, 180 डिग्री पे फिर 0 साथ हो गए, 270 डिग्री पे फिर मैक्सिमम हुए निगेटिव डायरेक्शन में साथ साथ, और 360 डिग्री पे थीटा इक्वल टू 360 डिग्री करेंगे तो OP1 का मान 0 और OP2 का मान भी 0, अगेन दे बिकम 0। तो देखिए ये कहलाते हैं सेम फेज में, दे आर कॉल्ड इन सेम फेज। तो ये साथ साथ जाएंगे, 0 साथ साथ जाएंगे, मैक्सिमम साथ साथ जाएंगे, फिर 0, फिर साथ साथ जाएंगे निगेटिव में मैक्सिमम। तो इनको देखिए, इनके घूमने की स्पीड सेम है। तो दो राशियों का फेजर तभी हम प्लॉट कर सकते हैं जब उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, देयर फ्रिक्वेंसी मस्ट बी सेम। फ्रिक्वेंसी अगर सेम नहीं होगा तो फेजर के बीच में जो कलांतर है फाई, जो अभी 0 है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी अगर वोल्टेज की अलग है, करंट की अलग है, तो फाई का मान कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा। तो ये फेजर फिर हम ड्रा नहीं कर पाएंगे इनके बीच में। सो इन ऑर्डर टू ड्रा फेजर बिटवीन टू क्वांटिटीज, इट इज़ इसेंशियल कंडीशन फ्रिक्वेंसी मस्ट बी सेम। दोनों फेजरों की या तीनों फेजरों की या n नंबर ऑफ फेजर्स, इफ़ वी आर ड्राइंग n नंबर ऑफ फेजर्स देन देयर फ्रिक्वेंसी मस्ट बी सेम। अब दो राशियों का, दो फेजरों का या दो से अधिक फेजरों का हम एक साथ प्लॉट नहीं कर सकते फेजर डायग्राम यदि उनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। फ्रिक्वेंसी सेम होने पर ही फेजर ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए ये फेजर एक प्लेन पे घूम रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष अगर स्थिर हैं तो इन फेजरों को हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, OP1 और OP2। OP1 का मान कितना है, IM, और OP2 का मान कितना है, VM। इस तरह से फेजर बना सकते हैं। ये हम रोटेट करता हुआ इनको अज्यूम करेंगे, वी अज्यूम दैट दिस फेजर रोटेट्स। हम मन में या दिमाग में ये बात रखेंगे कि ये इधर को घूमता है, लाइन घूम रहा है ना ये इधर को, लेकिन फेजर डायग्राम बनाते समय हम ये
हाँ सर्कल नहीं बनाएंगे, ये घूमता हुआ नहीं दिखाएंगे। वी अज्यूम दैट दिस फेजर रोटेट्स, मानेंगे कि ये इधर घूमता है, लेकिन चूंकि दो फेजर एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों एक ही स्पीड से घूम रहे हैं। दोनों के एक ही स्पीड से घूमने की वजह से दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में स्थिर हैं, इसलिए इनको हम एक स्थिर प्लेन पर दिखा सकते हैं। सो वी कैन ड्रा देम ऑन अ स्टैटिक प्लेन बिकॉज देयर रोटेशन स्पीड इज सेम, सो दे आर स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के सापेक्ष में स्थिर हैं क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, घूमने की स्पीड सेम है, इसलिए इनको हम एक स्थिर प्लेन पे दिखा सकते हैं। तो ये हो गया फेजर डायग्राम। इस तरह की रेखा खींचेंगे, करंट ये वोल्टेज, ये कलांतर अगर नहीं है सेम फेज में है तो दोनों को ऐसे एक सीध में दिखाएंगे। वी ड्रा देम इन अ लाइन, सेम लाइन। यहाँ देखिए यहाँ पे कलांतर है, तो जितना डिग्री का कलांतर होगा इसमें देखिए ये क्या है, ये वोल्टेज है। वोल्टेज का फेजर देखिए ये है, ये वोल्टेज का फेजर है। ये कौन है, ये करंट का फेजर है। ये किसका फेजर है, वोल्टेज का वेव डायग्राम है, ये करंट का वेव डायग्राम है। इसको देखिए गौर से, इसमें कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज। कैसे पता चला, वोल्टेज इज़ गेटिंग इट्स जीरो वैल्यू अर्लियर। कौन लैग कर रहा है, करंट इज़ गेटिंग इट्स जीरो वैल्यू लेटर। कितना एंगल से, π/2 से। तो ये इनके बीच में कितना एंगल है, π/2। ये पीछे है, करंट जो है पीछे है, Im, दिस इज Vm। तो इसमें कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है कैसे पहचानते हैं। जो फेजर लीड कर रहा है या जो इसमें क्वांटिटी लीड कर रही है या जो क्वांटिटी लैग कर रही है उसको कैसे फेजर में दिखाते हैं। फेजर देखिए हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ये इस दिशा में घूमता है, तो जो क्वांटिटी आगे है वो लीडिंग कहलाएगी। ये आगे कौन है, Vm। इधर को देखिए, दिस इज़ अ ग्राउंड, सपोज दिस इज़ अ ग्राउंड। ये मैदान है, मैदान में रेस हो रही है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, इतना। ये अंतर नहीं है, अंतर कितना है दोनों के बीच, इतना। रेस हो रही है इधर को, तो कौन लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है। कौन लैग कर रहा है, ये लैग कर रहा है। सो इस तरह से पहचानते हैं। तो फेजर इस डायरेक्शन में घूमता है, इस वजह से इधर जो फेजर है वो लीडिंग है, इधर जो फेजर है वो लैगिंग है। सो ये लीडिंग और लैगिंग फेजर को ऐसे दिखाते हैं। वी शो लीडिंग एंड लैगिंग फेजर लाइक दिस। चूँकि फेजर इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए उनके बीच जो भी कलांतर है उस कलांतर को हम इस प्रकार से दिखाते हुए, फेज डिफरेंस को इस तरह से दिखाते हुए, जो फेजर लीड करेगा उसको आगे दिखाएंगे, जो फेजर लैग करेगा उसको पीछे दिखाएंगे। जैसे कि ये है, ये रेफरेंस फेजर लिया जाएगा। दिस फेजर इज़ टेकन एज रेफरेंस, दिस इज Vm। इसके सापेक्ष में इसको रेफरेंस में क्यों लिया, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए रेफरेंस वाले फेजर को हम इस डायरेक्शन में लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में। और इसके सापेक्ष में करंट लैग कर रहा है, पश्चगामी है, कितना एंगल से, π/2 से। तो इसको करंट वाले फेजर को π/2 एंगल से नीचे दिखा दीजिए, दिस इज Im। ये एंगल दिखा दीजिए π/2। ये हो गया फेजर डायग्राम किसका, इसका। करंट इज लैगिंग, पश्चगामी है, पीछे दिखा दिया। वोल्टेज इज लीडिंग, वोल्टेज अग्रगामी है, आगे दिखा दिया। कैसे आगे पता चला, क्योंकि ये फेजर इस दिशा में घूमते हैं। दोनों के बीच अंतर कितना है, π/2। ये अंतर है π/2। तो और इसमें जो आगे है वोल्टेज ये लीडिंग, जो पीछे है करंट वो लैगिंग, क्योंकि ये रोटेट करते हैं इस दिशा में। अंतर इतना है, ये अंतर नहीं है, दिस इज़ नॉट द डिफरेंस, ये डिफरेंस है। अब ये इस फेजर को देखिए, इस फेजर को, इसका फेजर डायग्राम बनाइए। ये क्या है, दिस इज़ वोल्टेज। ये क्या है, दिस इज़ करंट। इसको पीछे ले जाएंगे, यहाँ, तो ये हो जाएगा, ये एंगल है π/2। यहाँ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, वोल्टेज इज़ लैगिंग एंड करंट इज़ लीडिंग। तो वोल्टेज यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ है फेजर, इसलिए वोल्टेज के फेजर को रेफरेंस पे लेंगे ऐसे Vm। और करंट जो है फेजर वो लीड कर रहा है कितने एंगल से, π/2 से। तो करंट का फेजर को यहाँ बनाएंगे ऐसे Im।
एंगल π/2। ये कैसे पता चल रहा है फेजर से कि ये लीडिंग है? क्योंकि फेजर इस डायरेक्शन में घूमता है, तो जो आगे है वो लीडिंग, जो पीछे है वो लैगिंग। जो आगे है वो लीडिंग, जो पीछे है वो लैगिंग, क्योंकि फेजर घूमता है इस डायरेक्शन में। फेजर रोटेट्स इन दिस डायरेक्शन। हम अज्यूम करेंगे कि फेजर इस दिशा में घूमता है। ये इस तरह से फेजर बन जाएगा। सो इस तरह से फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये फेजर डायग्राम है, जैसे कि ये एक फेजर डायग्राम बनाया हुआ है। ये आई है, ये IM है मान लीजिए, ये V है, BM है मान लीजिए, ये एंगल है फाई। अब इस फेजर डायग्राम को देखिए और बताइए कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग। ये लैग कर रहा है, पश्चिमगामी है, दिस इज लैगिंग। कैसे पता चला? क्योंकि फेजर इस डायरेक्शन में घूमता है, रोटेट करता है, ये हम देख चुके हैं। ये फेजर इधर को घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पीछे है, दिस इज बिहाइंड, दिस इज लैगिंग, ये लैगिंग है। ये आगे है, वोल्टेज का फेजर आगे है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये इधर को घूमता है, दोनों के बीच में अंतर इतना है 5। सो दिस इज लीडिंग एंड दिस इज लैगिंग। ये अगर ये मान लें अगर वोल्टेज, ये मान लें अगर करंट, ये एंगल आएगा पीछे मान लीजिए 5, तो इसका फेजर डायग्राम ड्रा करिए। V का फेजर रेफरेंस लेंगे क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है। सो V is taken as a reference फेजर। VM I is taken with respect to V। I जो है वो लीड कर रहा है कितने एंगल से? 5। तो इसको 5 एंगल से लीड करा दीजिए, इसको 5 एंगल से लीड करा दीजिए I को। ये बन गया। अगर ये उल्टा होता, ये V होता, ये I होता, तो ये सिचुएशन डिफरेंट हो जाती, इंटरचेंज हो जाते, जैसे कि ये है, ऐसा हो जाता। सो दिस इज़ कॉल्ड फेजर डायग्राम। आगे से आप याद रखिएगा कि IM और VM या मैक्सिमम वैल्यू लेके हम फेजर डायग्राम नहीं ड्रा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज वोल्टमीटर हम बता चुके हैं एंड अमीटर क्या रीड करते हैं? दे रीड RMS वैल्यू। AC अमीटर एंड AC वोल्टमीटर दे रीड RMS वैल्यू, दे डोंट रीड मैक्सिमम वैल्यू। तो RMS वैल्यू रीड करते हैं, तो RMS वैल्यू लेके फेजर ड्रा करेंगे तो हमको टाइम कम लगेगा जोड़ना घटाने में। बाद में हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन हर क्वांटिटी का RMS वैल्यू मेजर करेंगे पहले, फिर कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू में। इसका RMS वैल्यू मेजर करेगा अमीटर, फिर कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमम में। सो फिर जो राशि जोड़ना घटाना है उसको भी ये करेंगे। सो इट टेक्स मोर टाइम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम क्या करते हैं? वी टेक डायरेक्ट RMS वैल्यू, सीधे RMS वैल्यू ही लेके फेजर खींचते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर इसका RMS वैल्यू लेके हम फेजर खींचेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? RMS होता है IRMS इक्वल टू IM/√2, हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड VRMS इक्वल टू होता है VM/√2, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो वोल्टेज का फेजर जो है मैक्सिमम वैल्यू में √2 से भाग दे दीजिए, तो ये इतना हो जाएगा, लंबाई छोटी हो जाएगी। ये हो गया कैपिटल V। कैपिटल V का मतलब VRMS। इसका फेजर कितना बड़ा हो जाएगा? सब कुछ सेम रहेगा, डायरेक्शन इज सेम। इसमें IM मैक्सिमम वैल्यू मालूम है, उसमें √2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल I। तो फेजर की दिशा सेम रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू लें या RMS वैल्यू लें। फेजर RMS वैल्यू लेने से थोड़ा छोटा हो जाएगा। बाद में जो भी ऑपरेशन है करने के बाद में हम उसको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू रहने देंगे, RMS वैल्यू चाहिए तो RMS वैल्यू रहने देंगे। अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इस RMS वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे उसमें मैक्सिमम वैल्यू में। तो ये फेजर हमेशा याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ड्रा फेजर विद द हेल्प ऑफ RMS वैल्यू। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ammeter and voltmeter they read RMS value, so it is very easy, convenient to add or subtract phasor using RMS value because ammeter and voltmeter measure RMS value। RMS value नापने के बाद हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे बाद में मैक्सिमम वैल्यू में, सारा ऑपरेशन करने के बाद। सो लेट अस ड्रा फ्यू फेजर डायग्राम्स। ये दिया गया है V इक्वल टू VM sin ωt, ये करंट दिया गया है। I इक्वल टू IM sin ωt -5। इसका फेजर डायग्राम ड्रा करिए। इसमें देखिए रेफरेंस है, नो प्लस नो माइनस,
ऐसा फेजर लेते हैं सीधा लाइन में। कैपिटल लेटर में बी लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेंगे, आरएमएस वैल्यू लेंगे। वी टेक आरएमएस वैल्यू बिकॉज voltmeter and ammeter they measure RMS value, so most of the time we use RMS value। यहाँ लेंगे कैपिटल V ऐसे सीध में। करंट देखिए -5 का मतलब करंट इज लैगिंग, करंट पश्चगामी है। कितना एंगल से? फाई एंगल से। तो करंट के फेजर को पीछे कर दीजिए यहाँ पे और ये एंगल दिखा दीजिए फाई, बन गया फेजर डायग्राम। कैपिटल I कैपिटल B, इसका मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इसका मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू लेंगे अगर तो ये फेजर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, Vm हो जाएगा, ये फेजर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, Im हो जाएगा। बट हम आरएमएस वैल्यू ही लेके फेजर अधिकांशतः ड्रा करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर और अमीटर आरएमएस वैल्यू नापते हैं। हम सीधे फेजर खींच लेंगे डायरेक्ट, उनके रीडिंग लेके डायरेक्ट। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। इसको ड्रा करिए, ये वोल्टेज, ये करंट। यहाँ देखिए 0 7 7 जा रहे हैं, मैक्सिमम 7 7 जा रहे हैं। इनका समीकरण लिखिए, V = Vm sin ओमेगा t, I = Im sin ओमेगा t। कालांतर कितना है? फाई 0। देयर इज नो फेज डिफरेंस, दे आर इन सेम फेज। अब ड्रा करिए फेजर। कौन रेफरेंस है? दोनों सीध में हैं, दोनों रेफरेंस में हैं। तो वोल्टेज ले लीजिए ऐसे, V कैपिटल RMS value of voltage, it is taken as reference because it starts from 0। करंट ले लीजिए इसके सीध में, क्योंकि सेम फेज में है। ये हो गया इसका फेजर डायग्राम, वेरी सिंपल। इसका फेजर डायग्राम ड्रा करिए, ड्रा दिस फेजर डायग्राम। ये V 0 से स्टार्ट हो रहा है, दिस करो स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इसका समीकरण लिखिए, V = Vm sin ओमेगा t। प्लस माइनस फाई नहीं होगा बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 0। करंट देखिए लीड कर रहा है, कितना एंगल से? π/2 से। तो करंट का समीकरण क्या होगा? I = Im sin ओमेगा t प्लस, हमने बताया था लीडिंग एंगल को प्लस लिखते हैं ये। तो इनका फेजर डायग्राम ड्रा करिए। फ्रिक्वेंसी सेम है, मैंने बताया फेजर डायग्राम तभी ड्रा कर सकते हैं जब फ्रिक्वेंसी सेम हो, अन्यथा फाई का मान चेंज होता रहेगा। We cannot draw phasor diagram between two quantities where frequency is not same। जहाँ फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होगी दो राशियों की, वहाँ फेजर नहीं ड्रा कर सकते हैं उनके बीच। तो यहाँ ड्रा करिए, वोल्टेज इज टेकन एज ए रेफरेंस। इसको सीध में बनाएंगे क्योंकि ओमेगा टी के बाद प्लस माइनस कुछ नहीं है, नो फाई। इसको देखिए लीड करा दीजिए π/2 से, दूसरा आई दिस एंगल इज π/2। कैसे पता चला लीड कर रहा है? क्योंकि फेजर इधर को घूमता है। या आप मन में सोचिए दिमाग में, अभी हम डिस्कस कर रहे थे बहुत देर से। यहाँ कैसे पता चला करंट लैग कर रहा है? क्योंकि ये इधर को जब घूमता है फेजर, वो आगे कौन है? हु इज लीडिंग? वोल्टेज। हु इज लैगिंग? करंट। करंट लैगिंग है, देखिए लैगिंग एक्सिस, ये करंट इज लैगिंग, वोल्टेज इज लीडिंग। यहाँ पे वोल्टेज इज लैगिंग, करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग, वोल्टेज इज लैगिंग। यहाँ ये लेट अस ड्रा दिस फेजर डायग्राम। वोल्टेज है V = Vm sin ओमेगा t। प्लस फाई की माइनस फाई क्या लिखेंगे? नाइदर प्लस फाई नॉर माइनस फाई बिकॉज दिस कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इसलिए ना धन ना ऋण, कुछ नहीं। अब इसके सापेक्ष में करंट लिखिए, उसका समीकरण क्या होगा? I = Im sin ओमेगा t। करंट इज लैगिंग, पश्चगामी है करंट। कैसे पता चला? लुक फ्रॉम दिस साइड, द क्वांटिटी विच गेट्स 0 वैल्यू अर्लियर इज कॉल्ड लीडिंग एंड द क्वांटिटी विच गेट्स 0 वैल्यू later इज कॉल्ड लैगिंग। सो करंट इज लैगिंग, करंट पश्चगामी है। वोल्टेज इज लीडिंग, वोल्टेज अग्रगामी है। कितना एंगल से लीड कर रहा है वोल्टेज? फाई एंगल से। अथवा कितना एंगल से करंट लैग कर रहा है? फाई एंगल से। तो करंट का समीकरण में क्या लिखेंगे? -फाई। वोल्टेज में क्यों नहीं लिखा -फाई + फाई? क्योंकि वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसके सापेक्ष करंट लिखेंगे। करंट इज लैगिंग विथ एंगल फाई। ये हो गया समीकरण। अब इसको फेजर में दिखा दीजिए। सो ड्रा लाइन, वोल्टेज हॉरिजेंटल लाइन में, क्योंकि रेफरेंस है। दिस फेजर इज टेकन एज रेफरेंस, रेफरेंस फेजर लेंगे।
क्योंकि न प्लस फाई है न माइनस फाई है, इसको लेंगे इसके सापेक्ष माइनस फाई एंगल से लैग करा दीजिए पश्चिगामी, ये लैग करा दिया पश्चिगामी, ये दिस इज लीडिंग, दिस इज लैगिंग, पश्चिगामी हो गया। ये करंट का इसके सापेक्ष में फेजर डायग्राम हो गया। सो फेजर डायग्राम, दिस इज वेव डायग्राम, दिस इज इक्वेशन, दिस इज फेजर डायग्राम, दे गिव सेम इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ ना दिया जाए, ये दे दिया जाए, कहा जाए इससे आप वेव डायग्राम बनाओ, तो क्या करेंगे, इसको रेफरेंस खींच के वोल्टेज को रेफरेंस से खींच देंगे एक कर्व, फिर करंट को क्या करेंगे, उससे जो है फाई एंगल से पश्चिगामी दिखा देंगे, ये हो गया। सो ऑल दीज थ्री, वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम एंड इक्वेशन, दे रिप्रेजेंट सेम थिंग, साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। तो ये हम बात बता रहे थे, काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे थे। इट इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। इट इज़ अ टेक्निक, ये विधि है साइनोसाइडल वोल्टेज या करंट को रिप्रेजेंट करने का। इस विधि से जोड़ना घटाना काफ़ी आसान हो जाता है प्रत्यावर्ती राशि वोल्टेज या करंट को। सो दिस इज़ कॉल्ड फेजर एंड फेजर डायग्राम। लीडिंग लैगिंग कैसे पहचानते हैं, कैसे लीड होता है, कैसे लैग होता है, तो ये सब बातें हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। कभी कभी वोल्टेज और करंट दोनों में से कोई भी रेफरेंस पे नहीं होता है, तो हम फेजर में भी उसको दिखा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिखा है। करंट लिखा है I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। अब इसमें कैसे बनाएंगे फेजर, इसमें एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे, डॉट 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 डॉट, इसके सापेक्ष में इसको लैग करा देंगे 30 डिग्री। ये कौन है, करंट है I। इसके सापेक्ष में इसको लीड करा देंगे 30 डिग्री, ये लीड करा दीजिए वोल्टेज को 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये लीड करा दिया। अभी ये 30 डिग्री है, दिस 30, सो दिस टोटल एंगल इज 60 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, सो दिस एंटायर एंगल इज 60 डिग्री। बन गया फेजर डायग्राम। दिस इज फेजर डायग्राम फॉर दिस इक्वेशन। इस प्रकार से आपको मालूम चल गया कैसे फेजर डायग्राम बनाते हैं। यू शुड नो हाउ टू ड्रा फेजर डायग्राम। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज it helps, it makes things easier when we subtract or when we add to alternating voltage and current. Thank you for watching this video. Thank you.